हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर आने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्स 15 टू 20 पेपर्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें शॉर्ट वे में कैसे करें। जैसे एक क्वेश्चन है तो आपका अप्रोक्स 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो आराम से इस तरह से आप वीडियो को पहले देखें पूरी तरह से कंप्लीट, उसके बाद अपने प्रिपरेशन को इस तरह से बिल्डअप करें कि आराम से सारे पेपर को विद इन टाइम सॉल्व कर सकें। आप लोगों से बस एक गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइक आएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियोज वगैरह अपलोड कर पाऊंगा। तो ये वीडियो खास तौर से आपके पेपर के लिए है, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी के लिए क्या हो सकता है, ए इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए बी इंटू बी। तो आपने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हो, ठीक है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दिस इक्वल टू एलसीएम इंटू एस सी एफ। तो बस आपको क्या करना है, इंटीजर्स हैं यानी दो नंबर्स हैं हमारे, तो ए इंटू बी यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एस सी एफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप यहाँ पे देखें तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, एस सी एफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए इंटू बी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। द कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी। कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर एक नंबर है, रेशनल नंबर आप ले लीजिए 3, जो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड इरेशनल नंबर को सपोज करते हैं हमने क्या ले लिया, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। तो जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे यानी 3/√2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो एकदम 100% है, आपने पढ़ रखा है कि 3/√2 अगर करना होता है तो आप अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। रेशनलाइज करते हैं आप, तो 3√2 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो भी अगर मान लीजिए इसको तो आप रेशनल बोल देंगे, बट ए नंबर क्या है, इरेशनल है। तो जो भी इसका कोसेंट आएगा हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। कोसेंट का मतलब डिवीजन करने के बाद जो आपका आंसर आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू m प्लस 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे m इक्वल टू 5 गिवन है, m की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 5 + 7 दिस इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू कितना आ गया, 12। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, एकदम सिंपल है, 5 और 12 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं 13 आता है। बट चलिए मैं कर देता हूँ एक बार, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 + 144 दिस इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD परपेंडिकुलर टू BC, देन AD इक्वल टू। इन ट्रायंगल ABC, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल ABC। एंगल A हमारा 90 डिग्री है, इसका नाम A हो जाएगा। तो BC आप कहीं भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, A हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, AC हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो 5 और 12 है तो इसको आप 13 लिख सकते हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, हाइपोटेनस को अगर निकालना होता है क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि AD इज द परपेंडिकुलर टू BC, AD, तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा D। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो AD की वैल्यू पूछा हुआ है, तो AD की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। AD की वैल्यू को निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, आपने सिमिलरिटी में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ। AD की वैल्यू निकालनी है, आप इसको हाइट h मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा ये रहा 5, 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी हाइट काउंट हो जाएगी। तो ये हमने जब बेस ए बी को माना, तब अगर इसी को दोबारा अगर लिखना चाहें तो हाफ बेस, अब मैंने क्या मान लिया, बेस को मान लिया यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस हमारा हो गया 13 और हाइट हमारी क्या होगी, ये वाली लाइन जिसकी हमें जरूरत है h। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपको सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा 60/13 इक्वल टू h। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका सही आंसर हो जाएगा।
द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स शैडो इज √3:1, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सपोज करते हैं कि ये हो गई बिल्डिंग, ये हो गई उसकी शैडो। अब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, बिल्डिंग का मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको शैडो को s मान लेते हैं। तो b/s दे रखा है √3/1। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा है तो मान लेते हैं इसको थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू अगर आप लेंगे तो b/s होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan में कितने की वैल्यू होती है √3, तो tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60, यानी थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1/3 ऑफ अ नंबर, एनी नंबर इज इक्वल टू 21, देन द नंबर विल बी 1/3। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई अ नंबर, एक्स लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 21। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, इधर डिवाइड में 3 है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू इज -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो देखिए अगर कोई भी रूट है और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह पे आपको -2 पुट कर देना है। तो एक्स की जगह पे जब -2 पुट करेंगे तो देखिए आंसर आपका पी आ जाएगा। तो -2 + 2 इंटू एक्स की जगह पे मैंने -2 रख दिया, -p = 0। ये हो जाएगा 4 -4 -p = 0। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको एकदम बेहतरीन मेथड बता देता हूँ। tan थीटा इक्वल टू 5/3, तो सब लोग इसको करते क्या है कि ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद sin cos की वैल्यू निकालेंगे, बट आपको नहीं करना है। सीधे सीधे आपको लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan का मतलब होता है 5/3। तो जहां जहां पे cos थीटा है उसकी जगह पे 3 रखना है, और जहां पे sin थीटा है उसकी जगह पे 5 रखना है। और ये तभी रखेंगे जब देखेंगे यहाँ पे भी sin थीटा प्लस cos थीटा, मतलब इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। अगर सेम डिग्री रहेगा तभी वैल्यू रखेंगे। अगर ये स्क्वायर भी होता ना, हर जगह पे स्क्वायर होता तो भी वैल्यू रख देते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। बस डिग्री सेम होना चाहिए जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं। तो साइन की जगह पे 5 रख देते हैं, 5 कॉस की जगह पे 3, 5 + 3 अपॉन 5 - 3, आंसर हो जाएगा 8/2 = 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये मेथड आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। यानी इस वाले पोजीशन पे तो 0 आ जाएगा, बट इसकी वैल्यू कुछ आएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम क्या करें, यहाँ पे एक वैल्यू हो गई और यहाँ पे एक वैल्यू हो गई, और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो जब इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो मतलब ए वाला वैल्यू क्या होगा, ए वाला पॉइंट ए बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। ये तो ये मिड पॉइंट हुआ तो बीच में होगा, और इससे हम निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि x इक्वल टू क्या होगा, x1 + x2/2, यही होगा। तो 2 और x1 की वैल्यू हमारी 2 है, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू क्या है, -2 है, अपॉन 2 कितना आ गया 0। जबकि x में 0 नहीं आया है, क्योंकि y में तो 0 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है और ये ऑप्शन पहले ही गलत है। अब इन दोनों में y की जगह पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो या b या तो c, इन दोनों में से एक सही होगा। बट इसके हिसाब से तो 0 आ गया, तो बिल्कुल ये वाला तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जो लोग इसको पढ़ रहे हैं अभी से इसको पढ़ना बंद कर दें। अब देखें इसको हम लोग करेंगे कैसे, नॉर्मल उसी मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू होगी, y 0 होगा। अब इस पॉइंट से 2, -5 का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस होगा, -2, 9 का। तो हम इसको d2 मान लेते हैं। तो d1 बराबर हो जाएगा d2, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगा देंगे, देखिए तरीका और भी है बट ये आप जानते हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से रूट को हमने कैंसिल कर दिया। x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab, फार्मूला लगा दिया। ये हो गया हमारा 25, 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो x² + 4 + 2
2 2 जा 4x प्लस कितना आ गया 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, उसके बाद +4 से +4 कैंसिल हो गया, ये +4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -8x इक्वल टू 81 माइनस 25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 और नीचे क्या आ जाएगा -8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। तो आंसर आ जाएगा आपका -7, 0 यानी ऑप्शन विल बी बी। ये आपका मेथड होगा सॉल्व करने का, आपको उस मेथड से नहीं करना है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ जाए और 100% ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, आप इसको नोट कर लीजिए 100% आएगा। तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC, देन अब यहाँ पे देखें अगर ट्रायंगल ABC है और हमारा क्या है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इसको B में मान लेता हूँ और AC दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, अरे AB के सामने का साइड, जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके सामने का एंगल क्या होता है इक्वल होता है, यानी इस ये वाला एंगल और AC के सामने का एंगल ये वाला दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेजन, इक्वेजन में से एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो वैल्यू को पुट करके भी चेक कर सकते हैं, बट ये बहुत इजी लग रहा है देखने में, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इस इक्वेजन को दोनों को अगर आपस में ऐड कर दें, चाहे तो हम एक्स वाई की वैल्यू जो गिवन है हम उससे भी चेक कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5x, क्योंकि उतना समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो y वाला टर्म है ना दोनों इक्वल दिया हुआ है, देखिए एक +3y है और एक -3y, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा जब हम लोग ऐड करेंगे। तो 5x प्लस 1x यानी 6x इक्वल टू कितना हो गया 18, तो x कितना आ जाएगा हमारा 6 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो देखिए -3 वाला ऑप्शन गया, -3 वाला ऑप्शन गया, तो ये दोनों तो चले गए, तो 99% आपका यही सही होगा। आप y भी x की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए ताकि ये भी क्लियर हो जाए कहीं नन ऑफ दीज तो नहीं दिया है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, तो x जगह पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3y इक्वल टू 8, तो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ 5 आ जाएगा, तो -3y इक्वल टू यानी y कितना आ जाएगा -5/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ए सही हो गया 100%। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड दे रखा है 2a, तो तीनों साइड इक्विलेटरल की इक्वल होती हैं, तो 2a 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 हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट की बात होती है, तो आपको फार्मूला पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको याद कर लेना चाहिए √3/2 इंटू साइड होता है हाइट की वैल्यू, बस कुछ नहीं करना है, √3/2 इंटू साइड, और साइड कितना दे रखा है, साइड दे रखा है आपका 2a, 2a यहाँ पे पुट करिए, देखिए 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा √3a। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए देन वैल्यू ऑफ ए, अब देखिए साइन जिसको नहीं आता है इसको सॉल्व करने तो वैसे भी कर सकता है कि ए की जगह पे अगर 0 पुट करेगा तो साइन 0 0 होता है, बट कॉस 0 कितना हो जाता है 1, तो ऑप्शन ए गया। साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू सेम नहीं होती, ये भी गया। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होता है ना, दोनों की वैल्यू देखिए 1/√2 होती है, साइन 45 भी 1/2√2, कॉस 45 भी 1/√2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर प्रोसेस से देखें तो आप क्या कर सकते हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस ए लिखा हुआ है, कॉस ए को डिवाइड में लेके चले आए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, इधर क्या हो जाएगा 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए इक्वल टू 1, अब टेन में 1 कितने की वैल्यू होती है 45 की, तो tan a इक्वल टू 45 यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, तो आप दोनों तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ a इक्वल टू 30 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू पूछा हुआ है जबकि a की वैल्यू दिया हुआ है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे आपको a के जगह पे आपको 30 पुट कर देना चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cot स्क्वायर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो आप चाहें तो यहाँ पे फार्मूला लगा सकते थे और इजी हो सकता था, बट अगर आप वैल्यू रख दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं वैल्यूज पहले बता देता हूँ, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉट 30 √3 होता है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3, यहाँ आ जाएगा √3, 1 प्लस 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी 4/3 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3।
बट अगर आपने फॉर्मूला याद रखा होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। अब सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, दिस इक्वल टू टेन स्क्वायर है। अब ए की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको एक ही जगह पे रखना पड़ेगा। टेन स्क्वायर 30, और टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। इफ द रेडियस ऑफ a sphere is doubled, then increase a percentage in its surface area। सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो फर्स्ट केस में हम मान के चलते हैं कि रेडियस हमारा कितना है, रेडियस है हमारा r मान लेते हैं। फर्स्ट केस में रेडियस कितना है, r है। तो जो हमारा सरफेस एरिया होगा, एरिया फर्स्ट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। सेकंड केस में ये बोल रहा है, सेकंड केस में कि रेडियस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी 2r हो जाता है। तो जो हमारा एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 पाई r के जगह पे हो जाएगा 2r, और 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है तो 2r का स्क्वायर हो गया। तो 4 पाई ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, यानी आ जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर से 16 पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब 12 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तरीका परसेंटेज इंक्रीज निकालने का, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया 16 में से 4 को, तो 12 पाई आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद इनिशियल वैल्यू क्या थी, शुरुआत वाली वैल्यू कितनी थी, जो शुरुआत वाली वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू कर देते हैं 100%। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 4 से कट गया 3 बार में, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300% इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेजन, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा हुआ है, तो आपने फॉर्मूला याद रखा है, d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और c की वैल्यू कितनी है, -6 है। b की जगह पे -4 रख दें, -4 -4ac, c की जगह पे -6, ये हो गया 16 प्लस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, अब इसका मीन अगर आपको निकालना है, तो मीन के लिए देखिए आपको करना वैसे ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये देखा जाए तो उतना हैवी क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल ही है, 0 से 2 वगैरह इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। सीधे सीधे आपको एक्स आई निकाल लेना है, नॉर्मल उसी तरीके से एक्स आई जैसे आप निकालते हैं, 0 और 2 का बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, दो दो का डिफरेंस है, 7 होगा और 9 होगा, इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लें, 3 1 5 4 7, बहुत छोटे नंबर्स दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसको एफ आई बोलते हैं, तो एफ आई इंटू एक्स आई, नॉर्मल वाले मेथड से मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 3 3 5 5 जा 25, 7 4 जा 28, 9 6 जा 9 7 जा 63, इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं इसको। तो ऐड कैसे करेंगे, 60 20 80 20 100, 100 तो सीधे सीधे हो गया, फिर उसके बाद 3 3 6 5 11, 11 8 19 20 22, यानी टोटल आ गया 122। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो गया 122 इक्वल टू सिग्मा एफ, अगर आप ऐड करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5 3 8 1 9 4 13 7 20, सिग्मा एफ आ गया 20। तो आप क्या करें, 20 पहले इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 6 जा 1 जा, ये हो गया 10 जा 6.1। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नॉर्मल मेथड से ही मैंने इसको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, अच्छा मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन पूछा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। तो फार्मूला आपको इधर से बनाना होता है, तो मोड इक्वल टू 1 मोड की हमें जरूरत है, तो मीडियन 3 होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3 मीडियन माइनस उसमें से 2 मीन को माइनस करेंगे तो 1 मोड मिलेगा, इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ,
मीन की वैल्यू है हमारी 2 इंटू 24.1, ये हमारा मीन हो गया। मोड है 28, तो यहाँ पे 28 रख देते हैं। 3 मीडियन को m लिख देते हैं, तो ये हो गया 28। ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा बट मल्टीप्लाई के साथ आएगा, तो आ जाएगा हमारा 72 पॉइंट नहीं 24 टू जा 48, 48.2 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए आ जाएगा हमारा 0.2 तो ऐसे ही रहेगा, 8 8 16 का 6 कैरी 1, 4 2 6 1 7, और ये आ जाएगा 3 डिवाइड में, दिस इक्वल टू मीडियन। 3 से कट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, बचेगा 1 और 6, तो 3 5 जा 15, तो और 3 4 जा 12, ऐसे भी हमारा 25 आ चुका था, तो एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल कमेंट करके बताएं। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पूछा है हमसे मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ऐसी क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आ जाते हैं 11, 21, 23, 14, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई 23, यानी 20 to 30 इज द मॉडल क्लास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, वही मैंने बताया, मोड इक्वल टू 3 मीडियन में से 2 मीन माइनस कर दें, यानी ऑप्शन 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 नंबर मोड इक्वल टू ये रहा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेक्शन बी, सारे क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के होंगे, या मे बी कुछ क्वेश्चन 2 के होंगे, कुछ 4 के होंगे। क्वेश्चन के सामने लिखा होगा, डू ऑल द पार्ट्स if 2 cos square 45 minus 1 equal to cos theta, find the value of theta। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे cos 45 की वैल्यू पुट कर देनी, 2 इंटू cos 45 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, सेम टू सेम कॉपी करते चलना है, ठीक है। तो 2 1 बाई रूट 2 का मतलब हो गया 1 बाई 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 cos थीटा। अब cos में कितने की वैल्यू 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 इक्वल टू cos थीटा। अब इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365 डिग्री, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉन्जुगेटिव के लिए मैंने बोला कि ऐसे नंबर्स जो लगातार नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 का डिफरेंस होता है जितने भी नंबर्स होते हैं, तो एक नंबर को x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1, एक ज्यादा बढ़ा देंगे, जैसे 1 हो गया तो फिर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 1 का डिफरेंस होता है ऐसे नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स यानी निगेटिव आंसर आएगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही लेंगे। हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इन नंबर्स का स्क्वायर करना है, यानी एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक पूरा ही नंबर है, कंप्लीट नंबर है। अब इन दोनों का सम मतलब प्लस, दिस इक्वल टू 365, बस इसको कर देना है आपको सॉल्व। अब सॉल्व आपको कैसे करना है, बस इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 364 आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से कैंसिल होगा। 2 यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा, उसको हटा देते हैं, 2 से सारे नंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इसलिए मैंने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करें, 182 माइनस 182 का ऐसा फैक्टर करें कि क्या मिल जाए हमारा, 1 मिल जाए प्लस 1। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है हमें 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 आ जाएगा, और प्लस 1 हमें चाहिए, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 14 प्लस 13, सॉरी प्लस 14 और माइनस 13, ताकि हमें प्लस 1 चाहिए ना, तो बड़ा नंबर प्लस में होना चाहिए, छोटा माइनस में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 दिस इक्वल टू 0, x प्लस 14 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14, अच्छा ये जो नंबर है दोनों सेम होना चाहिए, ब्रैकेट में अगर सेम आएगा तभी समझ आइएगा आपने सही किया, अदरवाइज गलत है। आगे बढ़ते हैं, तो देखें यहाँ पे दो नंबर हमें दिए गए हैं, तो इफ
x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -14। मैंने पहले ही बोल रखा है नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये नंबर आपका क्या होगा, अमान्य होगा, इसको नहीं लिया जाएगा आंसर के तौर पे। ठीक है, अगेन इस नंबर को ले लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, यानी फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1, यानी आंसर हो जाएगा हमारा प्लस 14, यानी 13 and 14 are the two consecutive number whose sum of whose squares will be 365। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पूरा कंप्लीट लिखना है जो मैंने आपको बोला अभी वर्ड में जो मैंने बोला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स इतना इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया d1 और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या मान लिया d2। तो करेंगे क्या, d1 इज इक्वल टू d2, तो अनस्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट हट जाए, क्योंकि फॉर्मूले में रूट आता है। तो d1 का स्क्वायर इक्वल टू d2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 6 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये फार्मूला डायरेक्ट में लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है तो +3। ठीक है, y माइनस वाई वन यानी 4 का होल स्क्वायर। अब आपको देखिए बेटर क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, या इसको ओपन ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 जा 6x हो जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12y इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, 4 2 जा 8y। अब उसके बाद जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है क्योंकि इधर जाएगा माइनसों में कट जाएगा, +9 उसके बाद वाई स्क्वायर, और इधर हो गया है हमारा 36 है इधर। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखिए -6x और a6 इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, -12y इधर बुला लेते हैं इसको, 8y इधर आ गया, प्लस में हो गया, इधर हो गया 16 और ये हो गया -36। इसको सॉल्व करेंगे तो -12x -4y इक्वल टू कितना हो जाएगा -20। क्या करें, सबको 4 से डिवाइड कर लें। हाँ, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 3 जा 12x, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। उसके बाद अब माइनस इन दोनों नंबर्स को इधर भेज दें तो 3x हमारा प्लस में हो जाएगा, y भी हमारा प्लस में हो जाएगा, और 5 को उस तरफ भेज दें तो ये हो गया 5। तो आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, बेस रेडियस दिया गया है, मतलब r की वैल्यू दे रखा है कितना 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह का कोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है। तो ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखें तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अदरवाइज आपको फार्मूला याद करना चाहिए। तो इसके जगह पे आप रख दीजिए 12 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7/2 का होल स्क्वायर। 3.5 को मैंने क्या लिख दिया 7/2, तो आप भी ऐसे लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एल स्क्वायर ये हो जाएगा 144 प्लस 49/4, एल स्क्वायर हो गया। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। 4 को मैंने एलसीएम ले लिया, 4 को मैंने एलसीएम ले लिया, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 7 का 576 प्लस 49, दिस इक्वल टू 625/4। 625 का आप जानते हैं क्या होता है 25, और 4 का हो जाता है 2। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे 3.5 रख करके पॉइंट वगैरह में सब करने की जरूरत नहीं, जहाँ भी 3.5 दिख जाए ना उसी जगह पे आप 7/2 लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बिल्कुल इजी है। ये हमारा है x1, ये हो गया y1, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x2 की जगह पे है -a माइनस x1 हो जाएगा a का होल स्क्वायर
प्लस y2 की जगह पे है माइनस बी, y1 हो जाएगा b का होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। 2a 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 को ले लिया कॉमन, कॉमन हाँ कॉमन ले लेते हैं। 4 हमारा हो गया कॉमन, तो a बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट में है 4 रूट के बाहर आ सकता है बट a दोनों नहीं आ पाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो डिस्टेंस अगर आता है तो आपको यहाँ पे यूनिट लिख देना है। फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मीन के लिए आपको प्रोसेस वही करना होगा, वही बेटर रहेगा, वही सिलेबस में है। तो क्लास इंटरवल आप इधर लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20। इंटरवल लिखने के बाद आपको यहाँ पे निकाल लेना होता है xi। xi क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो नंबर हो। 0 + 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 10 + 20 30/2 यानी 15। सब में 10 का गैप है, लिखेंगे 25, 35 और 45। इतना क्लियर होगा। तो मैं इस मेथड को सॉल्व करने वाला हूँ किससे, शॉर्टकट मेथड से, यानी इसको मैं a मान लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ d। तो d आप कैसे लिखते हैं, इसके सामने जो भी नंबर है उसको लिखेंगे 0। इसके बाद इसमें 10 का डिफरेंस होता है तो आपको ऊपर लिखना है -10, -20। 10 का डिफरेंस बढ़ाते हुए चले जाना है, और नीचे आपको +10 और +20 ऐसे बढ़ाते हुए लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है fi। अब फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 10, 11, 9 एंड 7। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है fi इंटू डी वाले टेबल दोनों को। तो ये हो जाएगा -60, -100, 11 जीरो का जीरो हो जाएगा, 10 9 90 और 140। ठीक है। तो इस तरह से आपकी टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, सिग्मा FI/DI। तो देखिए 140 और इधर -100 है तो बच गया 40। 40 में से 60 माइनस करेंगे तो -20, और 90 में से -20 कर देंगे तो 70। तो इसको कंप्लीट अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 70। अब यहाँ से आपको सिग्मा F को ऐड कर लेना होता है। तो सिग्मा F वाली टेबल ये रही, इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखें 11 और 9 20, 20 10 30 10 40 यानी 40 आपका इधर आ जाएगा। तो आपको फार्मूला लगा देना है x बार यानी मीन का, a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। बिल्कुल 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आप कैलकुलेशन सही से कर लेते हैं तो बहुत आसानी से सब सॉल्व हो जाएगा। इसको आप क्या करें, 0 से 0 कैंसिल आउट करें। कभी भी आपको एलसीएम नहीं लेके सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है। 4 की टेबल पढ़ना है, 4 1 जा 4, तो कितना बच गया 3 0, यानी 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा। अब इसको आराम से एकदम ऐड कर लीजिए 26.75। दिस विल बी द मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन गिवन क्लास इंटरवल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस को भी आपके लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। हो सकता है मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ, पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। डू एनी 5 पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी 5 पार्ट आपको करने, 5 पार्ट करने, बट मैं आपको सारे पार्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक, और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एकदम गारंटी है। बस आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, बने रहिए 100%, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा, ये कन्फर्म है। एक एक वीडियो को 2-2 बार आप देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है कि आपका कुछ बच जाए। अब देखें यहाँ पे ए बी सी को मैंने कंपेयर करके लिख दिया, बिल्कुल सिंपल होता है। d = b² - 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b² b की तरह पे हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो गई √5, c की वैल्यू हो गई 2√5। वैल्यू पुट किया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, √5 इंटू √5 कितना होता है 5 होता है। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, यानी आंसर विल बी 9। Solve 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to, hence find the value of m where this। बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके पहले x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कितना सिंपल दे रखा है, 2x plus 3y equal to 11 एंड 2x minus 4y is equal to -24। तो आपको देखना होता है इसमें कौन सा टर्म इक्वल है। तो यहाँ पे देखें 2x वाला टर्म इक्वल है, बट दिक्कत क्या है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखिए x वाला तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करें, 3y + 4y दिस इक्वल टू 7y।
11 प्लस 24, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू आ गई कितनी 35/7, यानी y भी 5। y की वैल्यू हो गई 5, और y के जगह पे जब 5 रखेंगे तो चलिए मैं रख देता हूँ 2x प्लस 3 y के जगह पे 5 इक्वल टू 11। इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 11। 15 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि सॉल्व करने वाला। अब आपको निकालना है किसका y इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है, यहाँ पे x y की वैल्यू पुट करनी है और आपको m की वैल्यू निकाल देनी है। तो y की जगह पे रख देंगे 5m, x की जगह पे हो गया -2 प्लस 3, ये हो गया 5, इधर आएगा -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2m, तो आ गया 2 अपॉन -2m। तो m कितना आ जाएगा 2 अपॉन -2 कट जाएगा तो आ जाएगा -1। तो आंसर आ जाएगा हमारा -1। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं अगर आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। फॉर्मूले तो इतनी बार हो जाएंगे ना, आपको याद हो जाएगा जुबान पे। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो फ्रैक्शन की अगर बात करेगा तो इसमें दो चीजें आपको लेट करनी पड़ती हैं। पहले आप लेट करेंगे न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, देन फ्रैक्शन इक्वल टू, इतनी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन y। अब इसमें देखेंगे फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। कब होता है जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर हमारा पहले x है, x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, और डिनोमिनेटर, अच्छा बस केवल न्यूमरेटर की बात की गई है, डिनोमिनेटर के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो इसको y, x माइनस 1 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा y, इट बिकम्स 1/3। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ये आपका पहला इक्वेशन रेडी हो गया। नेक्स्ट दूसरे वाले कंडीशन को देखें तो ये बोल रहा है कि 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है 8 को ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर हमारा y था, उसमें 8 ऐड कर दिया, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू है हमारा 3x माइनस 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 4x। तो 3x को इधर भेज दें तो आ जाएगा 4x माइनस 3x, और इधर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा x, यानी x इक्वल टू आ गया 5। x की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में तो y इक्वल टू 3, x की जगह पे हो गया 5 माइनस 3। देखिए इस वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट किया है, ठीक है। तो 5 3 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 12। तो अब आप यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x की जगह पे हो जाएगा आपका 5 और y कितना हो गया 12 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, पहले वाले कंडीशन से अगर चेक करें तो 1 को अगर इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अच्छा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना था, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना तो 4/12 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/3। तो यही चीज तो बोला हुआ था कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब इसको आप चाहें तो चलिए मेथड यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x और 1 का एलसीएम x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3x। 3x को इधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3 का ऐसा फैक्टर करें कि कितना आ जाए 1 आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये फैक्टर मेथड से नहीं होगा, तो आपको क्या कर लेना चाहिए d निकाल लेना चाहिए। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है -3 है, -3 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। यहाँ पे देखें इसको कंपेयर करेंगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा, बी इक्वल टू मिल जाएगा -3 और सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दिया मैंने तो ये हो गया 9 माइनस 4 दिस इक्वल टू 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई।
अब फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी के जगह पे कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो x के हमारे दो आंसर हैं, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे बोला है इफ द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इतना, अच्छा मीडियन आपका गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हाइल टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा f की वैल्यू दे रखा है, यानी n की वैल्यू दे रखा है, कुल मिला के बोल सकते हैं सिग्मा f की वैल्यू दे रखा है और मीडियन की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल हमारे सामने है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास इंटरवल को इधर बना लेते हैं जल्दी से। क्लास इंटरवल के बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिख लेनी चाहिए, जल्दी से लिखते हैं 5x 20 15 y और ये हो गया हमारा 5। अच्छा सिग्मा f की वैल्यू पहले से ही दे रखा है, सिग्मा f कितना दिया है 60। फिलहाल हम इसको जोड़ भी लेते हैं, तो 5 5 10 20 30 40 45 यानी 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 दे रखा है। सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखा है ना, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ ही तो मिलेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बनने वाली है, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ इधर। 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 60, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अगले वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। तो सी एफ के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ जल्दी से। तो सी एफ हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा x। अब इसको देखिए होता क्या है, इसको इधर कॉपी करते हैं, इसमें सॉरी इसको इसमें ऐड करते हैं ना, तो x प्लस 5 हो गया। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स। फिर इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इधर ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 45 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये वैल्यू दोनों सेम मिलनी चाहिए। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आप ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि मीडियन कितना है। तो मीडियन है 28.5। 28.5 जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 20 to 30 के बीच में। तो दिस विल बी द मीडियन क्लास, 20 to 30 वाला जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 20 है ये हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है। और इसके पास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी एफ की वैल्यू। दिस विल बी द सी एफ, मतलब प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सी एफ। तो फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, एम इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा। बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा 28.5, एल की वैल्यू हो गई 20, एन बाई टू, एन हमारा कितना है 60 है, तो बाई टू कर देंगे तो हो जाएगा 30 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 5। सी एफ की वैल्यू यहाँ से मिल गई एक्स प्लस 5 अपॉन एफ, एफ कितना है हमारा 20 इंटू एच, एच का मतलब क्लास इंटरवल का विड्थ कितना है। तो 0 to 10 में कितना हाइट है 10 का है, तो 10 रख देंगे। ये कट गया हमारा दो बार में। इस 20 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 28.5 में से 20 माइनस होगा तो हो जाएगा हमारा 8.5। यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा 20 तो हमारा इधर हो गया, 30 माइनस एक्स माइनस 5, नीचे बच गया 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 2 16 17। इसमें इसको माइनस कर लेंगे 25 माइनस एक्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 17। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यानी y आ जाएगा हमारा 8 7 15, यानी y इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूरे 4 मार्क्स का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफ वॉल्यूम 64 centimeter cube each are joined end to make the a solid. Find the surface area of the resulting cuboid. अब हो क्या रहा है कि दो क्यूब है हमारे पास, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है 64। अब इन दोनों को इन टू इन ज्वाइन कर दिया तो इसका वॉल्यूम भी 64 क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब के जगह पे रख देंगे 64। तो 64 यानी ये 4 का क्यूब होता है, ये हो गया ए क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो साइड हमें पता चल गया कि क्यूब का साइड लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, तो हमारा 4 हो गया। बट जब इसको दो क्यूब अगर आप ऐड करेंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर भी तो 4 हो जाएगा, तो जब इधर भी 4 हो जाएगा तो टोटल ये बन जाएगा क्यूबॉइड। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, यानी 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारा मिल गया। अब यहाँ पे जो ब्रेथ और हाइट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूबॉइड है वो, केवल लेंथ में ही फर्क पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट में उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, ब्रेथ हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्या पूछा इसने, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। बस ये फॉर्मूला आप लगाइए, आंसर आपके सामने होगा। तो LB, तो लेंथ और ब्रेथ का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप वैल्यू रख के करिएगा। 8 4 जा 32 और BH 4 4 जा 16 और HL 8 4 जा 32। तो ये आ जाएगा आपका 30 40 30 70 70 10 80, यानी ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Diameter 12 centimeter is dropped into a right circular cylindrical vessel partly filled by the water with water. If the sphere is immersed completely in the water, the water level in the cylinder vessel rises इतना सेंटीमीटर. Find the diameter of the vessel. यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि कोई भी एक स्फेयर है जिसका डायमीटर दे रखा है। इस स्फेयर को सिलेंडर के अंदर, सिलेंड्रिकल कोई वेसल है, ये सिलेंड्रिकल वेसल हो गया, सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, एक स्फेयर को जिसका डायमीटर 12 है, यानी रेडियस आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस, इसको इसके अंदर जब पुट करते हैं तो इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है, तो उसका वाटर लेवल कितना हो जाएगा, इतने हाइट तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि इसके अंदर वाटर भरा था, तो वाटर लेवल इतना बढ़ गया, तो ए इसकी हाइट हो गई, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट हो गया 3 9 जा 27, 27 प्लस 5 32/9, ये हमारा हाइट हो गया, सिलेंडर का हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसका रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ, इसके रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को अगर हम किसी चीज में इमर्ज करते हैं तो उसकी हाइट उतनी ही बढ़ती है, जितना वॉल्यूम उसका होता है उतनी हाइट तक वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किसमें, सिलेंडर में। तो दोनों का वॉल्यूम कर देंगे इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम राइजेज इन सिलेंडर, वॉल्यूम राइजेज इन सिलेंडर, सिलेंडर में जितना वॉल्यूम राइज हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर को मैंने स्मॉल माना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या माना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ मैंने कैपिटल माना है, और हाइट को मैंने एच मान रखा है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 आर, आर की जगह पे कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार मैंने लिख दिया। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 32/9। देखिए 3 से कट गया 2 बार में, और 2 से इधर अगर कट करना चाहें तो 2 1 जा 2 6 जा, 4 से इधर कट जाएगा, 4 4 जा। ठीक है, अब उसके बाद 2 से और कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 6, फिर 2 से इधर भी और कट कर लीजिए, ये हो गया 3 जा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 9, 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर सॉरी इधर डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 में से एक 3 बार हो जाएगा, 9 का एक 3 बार हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। तो हमारा ए रेडियस आ गया अब सिलेंडर, तो इसका डाया कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस, दिस विल बी 2 इंटू 9, यानी इक्वल टू आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को अगर इमर्ज करते हैं तो इसमें वाटर उतना ही राइज होगा जितना उस चीज का वॉल्यूम होगा, तो इसीलिए मैंने दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखिए एक टावर है हमारा पी क्यू, एक टावर है हमारा पी क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू, क्यू हमारा टॉप है, पी हमारा बॉटम होगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑन एक्स, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, पॉइंट ग्राउंड पे एक्स हो गया हमारा, फ्रॉम पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकल एबव एक्स, अच्छा एक्स के ऊपर 40 मीटर,
तो ये मतलब कुछ इधर की बात हो रही है। यहाँ पे एक पॉइंट है y, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है आपको, तो इसको आप इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना मीटर अब था, 40 मीटर, तो ये हो गया 40 मीटर। पूछा क्या इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ, PQ की हाइट पूछा हुआ है, तो इसको मैं मान लेता हूँ। और डिस्टेंस PX पूछा हुआ है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। PX हमें निकालना है, तो AX है तो A भी हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, A 40 है तो इसको मैं 40 ही मान लेता हूँ। भाई इधर 40 है तो इधर भी 40, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो हाइट अब PQ कितना हो जाएगा, PQ की हाइट को अगर देखें तो P से Q तक कितना है, 40 प्लस y है, तो यानी y की वैल्यू निकालेंगे, ये हमें मिल जाएगा। तो इसका नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का, इसको M मान लेते हैं। तो देखिए 40 डिग्री वाले अगर ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, इन ट्रायंगल QMY, QMY, ठीक है। QMY ये वाला ट्रायंगल हो गया जहाँ पे 40 डिग्री बना हुआ है। तो इसको देखें, ये वाला ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है, QMY ले लिया हमने। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan 45 ले लेंगे, tan 45 परपेंडिकुलर है y और बेस है हमारा x। तो पर tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन x हो गया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। और y की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई, यानी दोनों सेम आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल नाम देख लेते हैं 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का, QPX, बिल्कुल देखें डायग्राम में QPX आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60, tan 60 होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा y प्लस 40 है, देख लीजिए, और बेस हमारा है x। tan 60 होता है √3, दिस इक्वल टू 40 प्लस y अपॉन x, x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x इक्वल टू कितना हो गया, 40 प्लस y। y की जगह पे आप x रख सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन में आपने देखा है, तो इसकी जगह पे x कर देते हैं, √3x, x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो √3 माइनस 1, x कॉमन कर दिया ना मैंने, क्या था, √3x माइनस x इक्वल टू 40 था, इसमें से मैंने x कॉमन कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया 40। तो x इक्वल टू आ गया 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब उसके बाद आप इसको चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, x की वैल्यू आ चुकी है जो आपको चाहिए था, तो बिल्कुल रेशनलाइज करना चाहिए। इसको रेशनलाइज भी कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो आपको करना पड़ेगा √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। तो ऊपर आ जाएगा 40, √3 प्लस 1, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा आ जाएगा 20, दिस इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको हाइट निकालना है, यानी आपका px का वैल्यू तो आ गया, हाइट कितना था हमारा, हाइट था हमारा pq, pq इक्वल टू था 40 प्लस y, और y x की तो वैल्यू है, तो 40 प्लस यहाँ पे y यानी x वाली जो वैल्यू आई है उसको आप पुट कर सकते हैं, 20 √3 प्लस 1। इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको px की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा pq की वैल्यू 40, ये हो जाएगा 20 √3, 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 √3, दोनों में से देखें 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से √3। तो हाइट ऑफ द क्या था, टावर, तो दोनों इसका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर, यानी PQ की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी में समझाया है, आप इसको आराम से एक बार फिर से इस वीडियो को आप देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ बोट विच इज कमिंग टुवर्ड्स अ ब्रिज, एक ब्रिज की ओर आ रही है, अच्छा ब्रिज की तरफ से आ रही है। एट एनी स्टैंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ब्रिज इज 60 डिग्री। अच्छा मान लेते हैं कि कोई एक ब्रिज है हमारा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मिनट विथ सेम वेलोसिटी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ब्रिज बिकम 60 डिग्री। जब ब्रिज की तरफ जा रही है तो सपोज करते हैं यहाँ पहुंच गई, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, बट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा 4 मिनट, 4 मिनट ट्रैवल करने में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि हाउ मोर टाइम विल बी टेकन टू बोट टू रीच द ब्रिज। अब यहाँ से यहाँ तक कितना और समय लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको टाइम पूछा हुआ है, कितना समय लगेगा, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हैं, इसको h मान लेते हैं, टाइम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो A B C D। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि स्पीड इसकी क्या है, सेम है। तो स्पीड सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखें इन ट्राइंगल अगर हम लोग ले लें ए बी डी, ए बी डी में अगर लें तो tan 30 मिलेगा, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h हो गया, बेस हो गया 4 प्लस टी, ठीक है। tan 30 हो जाता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 4 प्लस टी, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस टी इक्वल टू √3h। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है, चलिए पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं। नेक्स्ट अगले ट्राइंगल को ले लेते हैं 60 डिग्री वाले को, ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा tan 60, tan 60 कितना होता है h अपॉन टी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन टी। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें h की, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3t। यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं h की जगह पे यहाँ पे, तो देखिए जब यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस टी √3, h की जगह पे रख दिया √3 इंटू टी, तो √3 कितना हो जाएगा 3t, ये हो जाएगा 4 प्लस टी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 इक्वल टू, एक टी इधर आके माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 2t, अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा t इक्वल टू 2, यानी 2 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको मिनट में लिया था, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो 2 मिनट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ये सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन 2 years ago, the father was 13 times old his son, find the present age। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल इजी है। फादर की एज को हम मान लेते हैं x, प्रेजेंट एज को, ठीक है, और सन की एज को मान लेते हैं y। अब यहाँ पे बोला है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई फादर इज, अच्छा फादर, फादर का मतलब x, इज का मतलब हो गया इक्वल, 7 टाइम्स का मतलब 7, देन y यानी सन, तो x इक्वल टू 7y, ये पहला इक्वेशन बन गया इस वाले स्टेटमेंट से। नेक्स्ट 2 ईयर अगो की बात करेंगे, तो 2 ईयर अगो यानी 2 साल पहले फादर की एज कितनी हो जाएगी x-2, और सन की एज कितनी हो जाएगी y-2, ठीक है। तो पहले ये काम आपको कर लेना होता है, 2 ईयर अगो फादर की एज और सन की एज दोनों की एज को लिख लेना है। अब उसके बाद आप इस कंडीशन से बनाएंगे फादर, फादर वाज, तो फादर कितना है x-2, वाज मतलब इक्वल 13 टाइम्स, 13 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई ओल्ड एज हिज सन यानी y-2, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, आंसर सामने होगा 13y-26, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 13y-26 प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13y-24, x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 7y, तो x की जगह पे मैंने 7y पुट कर दिया, 7y इक्वल टू हो जाएगा 13y-24। अब 13y इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -6y आएगा -24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू अगर 4 आ गई तो आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, 7 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा 28, तो फादर विल बी 18 ईयर ओल्ड, 28 ईयर ओल्ड एंड सन विल बी 4 ईयर ओल्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों की प्रेजेंट एज आपके सामने है। देखें इस क्वेश्चन में बोला है 1 + 4 + 7, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये एपी का क्वेश्चन है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 का डिफरेंस है, तो एपी का है। तो एपी के लिए फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 - 1 = 3, और यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया है वो सम ऑफ एन टर्म यानी Sn इक्वल टू दे दिया है, मतलब पूरे टर्म का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म नहीं पता है हमें, ठीक है। तो Sn हमारा दे रखा है 287, इस n को देख के आप मत डिसाइड करिएगा कि n टर्म है, ठीक है। तो Sn इक्वल टू L इक्वल टू क्या होता है, अच्छा जो n की वैल्यू है ना, L का वैल्यू दिया हुआ है, तो L इक्वल टू क्या होता है a + n-1 इंटू डी, ये टर्म होता है हमारा। तो इसको कैपिटल N मानिए, उस वाले n के चक्कर मत पड़िए, ये तो हमारा लास्ट टर्म दिया है। तो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी हो गई 3,
इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा तो n-1, 3 से हो जाएगा डिवाइड, दिस इक्वल टू n-1। यहाँ से आ जाएगा, -1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +1, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। इसको अगर इक्वल करेंगे तो आ जाएगा n+2/3। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म। इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन 6 मार्क्स का दिया हुआ है कि यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब फार्मूले को आप लगा सकते हैं Sn। नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल गया। अब आपके पास जो फार्मूला होता है उसका यूज करते हैं हम लोग, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 287 इसका यूज कर लेते हैं। n की वैल्यू हमें पता है n+2/3 है। ठीक है, और ये 2 भी पहले से दिया है तो अपॉन में ही रहेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया 1 और लास्ट टर्म कितना है, n है। ठीक है, तो ये हो गया 287। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 287 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया हमारा n+2 और ये हो गया n+1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा n²। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3n+2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 8 6 जा 48 और 4 48 और 4 52 का 2 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17 इक्वल टू हो गया 0। 2 इसमें से प्लस कर लेते हैं तो +3n -1720। अब 1720 का ऐसा फैक्टर करें कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो 1720, तो इसका फैक्टर हो जाएगा मे बी 40 × 43 देख लेते हैं, 0 3 4 जा 12 का 2 करीबन 4 4 16, हाँ बिल्कुल 43 × 40, तो n² + 43n -40n -1720 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो n+43 -40 कॉमन लेंगे तो n+43 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा n+43 और n-40 इक्वल टू 0। तो n-40 इक्वल टू 0, n बिकम्स 40, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 40, ये हमारा आंसर होगा। और n+43 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, -43, नॉट पॉसिबल। ये हमारा क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम सीरीज देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो यहाँ निगेटिव आने का चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 40। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, पूरे सेट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पूरी वीडियो को 2 बार जरूर देखिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ। और कमेंट में भी जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले।